आज हम दो ऐसी जगहों की पड़ताल करने वाले हैं जो एक दूसरे से हजारों मील दूर है, पर ऐसा लगता है जैसे उनके रहस्य किसी अनदेखे धागे से जुड़े हुए हैं। एक है मेक्सिको का रेगिस्तान, जहाँ कहते हैं कि आवाजें और रेडियो तरंगे बस मर जाती हैं। और दूसरा है अटलांटिक महासागर का वो गहरा हिस्सा, जहाँ जहाज, विमान और कभी-कभी तो पूरा का पूरा इतिहास ही गायब हो जाता है। बिल्कुल। हमारे पास द 27th पैरेलल साइलेंट जोन्स एंड कॉस्मिक पोर्टल्स नाम के एक दस्तावेज के कुछ अंश हैं। तो आज हम इसी के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे, क्या मेक्सिको के जोन ऑफ साइलेंस और बर्मुडा ट्रायंगल के बीच सच में कोई गहरा रिश्ता है, या ये सब बस दिलचस्प कहानियां हैं? यही सवाल है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। शुरुआत उस जगह से करते हैं जहां खामोशी इतनी ज्यादा है कि आप अपने दिल की धड़कन सुन सकते हैं। ला ज़ोना डेल सिलेंसियो। हाँ, तो ये मेक्सिको के उत्तरी रेगिस्तान में है, जहां ड्यूरांगो, चिवाहुआ और क्वाहुला ये 3 राज्य मिलते हैं। जी। सोर्स कहता है कि इसे मौन का क्षेत्र कहते हैं, और ये सिर्फ एक शांत जगह नहीं है, बल्कि वहाँ का सन्नाटा मतलब उसे आप महसूस कर सकते हैं। भारीपन है उस सन्नाटे में। सिर्फ इसकी कहानियाँ 1930s के दशक से शुरू होती हैं। अच्छा, काफी पुरानी बात है। हाँ, एक मशहूर पायलट थे फ्रांसिस्को साराबिया। उन्होंने रिपोर्ट किया था कि जब भी वो इस इलाके के ऊपर से उड़ते, उनके रेडियो में अचानक बस खामोशी छा जाती थी। कोई स्टैटिक नहीं, कुछ नहीं, बस सन्नाटा। और तो और उनका जो कॉम्पस था वो उत्तर दिशा दिखाने के बजाय मतलब पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगता था, जैसे उसे पता ही ना हो कि उत्तर कहाँ है। बिल्कुल। हाँ। दशकों तक तो इसे बस पायलटों के बीच की एक अफवाह ही माना गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा। हाँ, 11 जुलाई 1970 की घटना। वो अमेरिकी मिसाइल वाली घटना। हाँ जी, अमेरिका के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज से एक एथेना नाम की टेस्ट मिसाइल लॉन्च हुई। उसे अपने तय रास्ते पे जाना था, लेकिन वो रहस्यमयी तरीके से भटक गई और सीधे इसी रेगिस्तान में आकर गिर गई, जैसे किसी चीज ने उसे अपनी तरफ खींच लिया हो। और ये कोई मामूली मिसाइल भी नहीं थी। इसमें कोबाल्ट 57 जैसा रेडियो एक्टिव पदार्थ था। ओहो। अमेरिकी सेना तो तुरंत हरकत में आ गई। उन्हें वो मलबा और रेडियो एक्टिव मिट्टी हटाने में महीनों लग गए। महीनों? एक रेगिस्तान में? सोचिए, उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए एक अस्थायी रेलवे ट्रैक तक बिछाना पड़ा था। अरे बाप रे, इसका मतलब बात बहुत गंभीर थी। बहुत ज्यादा। तो इस घटना के बाद वैज्ञानिकों ने यहाँ रिसर्च तो शुरू की होगी। क्या पता चला, ऐसा होता क्यों है? हाँ, एक वैज्ञानिक थ्योरी तो है। जांच में ये पता चला कि इस इलाके की जमीन में मैग्नेटाइट और यूरेनियम जैसे खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में हैं। मैग्नेटाइट मतलब वो जो प्राकृतिक चुंबक होता है? बिल्कुल। तो आप सोचिए, अगर जमीन के नीचे लाखों छोटे छोटे चुंबक दबे हों तो वो एक बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं। जो एक सामान्य कंपास को आसानी से भटका सकता है। सही। और रेडियो तरंगों का क्या, वो क्यों गायब हो जाती है? माना जाता है कि यही चुंबकीय विसंगति और ये खनिज रेडियो तरंगों को या तो सोख लेते हैं या उन्हें बिखेर देते हैं। लेकिन दिलचस्प सवाल ये है, जैसा सोर्स में भी लिखा है कि ऐसी जगह है तो दुनिया में और भी होंगे। हाँ, जहाँ मैग्नेटाइट की भरमार है, पर वहाँ तो किसी का रेडियो बंद नहीं होता, या आसमान से मिसाइलें नहीं गिरती। तो इस जगह में ऐसा क्या खास है? यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। ओके। जब शोधकर्ताओं ने इस जगह को दुनिया के नक्शे पर देखा तो उन्होंने एक चौंकाने वाली चीज नोट की। जोन ऑफ साइलेंस ठीक 27वीं उत्तरी समानांतर रेखा पर है। एक मिनट, 27वीं समानांतर रेखा? ये तो पृथ्वी के चारों ओर जाने वाली एक लैटिट्यूड लाइन है। ये तो हजारों मील लंबी होगी। जी। ये तो एक संयोग भी हो सकता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। आलोचनात्मक नजरिए से देखें तो ये एक संयोग ही लगता है, लेकिन इस थ्योरी को मानने वाले कहते हैं कि ये संयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी 27वीं समानांतर रेखा पर या इसके बहुत करीब दुनिया की 2 और बेहद रहस्यमयी जगहें हैं। कौन सी? मिस्र के महान पिरामिड। अच्छा। और बर्मुडा ट्रायंगल। अरे वाह, पिरामिड और बर्मुडा ट्रायंगल। तो अचानक रेगिस्तान का सूखा सन्नाटा समुद्र की गहरी खामोशी से जुड़ जाता है। और यहीं पर कुछ लोग इसे ले लाइंस के सिद्धांत से जोड़ते हैं। ले लाइंस, ये क्या होता है? ये एक वैकल्पिक थ्योरी है, मतलब मुख्य धारा का विज्ञान इसे नहीं मानता। ठीक है। इसके अनुसार धरती पर ऊर्जा की कुछ सीधी रेखाएं हैं जो प्राचीन स्मारकों, पवित्र स्थलों और इन रहस्यमयी जगहों को आपस में जोड़ती हैं, जैसे स्टोनहेंज और पिरामिड। बिल्कुल। तो इस थ्योरी के मानने वाले कहते हैं कि 27वीं समानांतर रेखा एक बहुत शक्तिशाली ले लाइन है और जोन ऑफ साइलेंस और बर्मुडा ट्रायंगल इसी पर 2 ऐसे बिंदु हैं जहां ये ऊर्जा इतनी घनी हो जाती है कि वो भौतिकी के नियमों को भी मोड़ सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो
इस 27वीं समानांतर रेखा के धागे को पकड़कर अब रेगिस्तान से अटलांटिक महासागर में चलते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, यहाँ भी क्या जोन ऑफ साइलेंस जैसी ही घटनाएं होती हैं? कंपास का घूमना, रेडियो का बंद होना? बिल्कुल। कहानी 500 साल पहले क्रिस्टोफर कोलंबस से शुरू होती है। ओह, उन्होंने अपनी लॉगबुक में लिखा था कि जब उनका जहाज इस इलाके से गुजर रहा था तो उनका कंपास अजीब तरह से काम करने लगा था और उन्होंने आसमान से आग का एक बड़ा गोला सीधे समुद्र में गिरते हुए देखा था। आग का गोला? जी। और फिर वो घटना है जिसने बरमूडा ट्रायंगल को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। फ्लाइट 19? हाँ, 5 दिसंबर 1945 अमेरिकी नौसेना के 5 बम वर्षक विमान एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर थे। मौसम एकदम साफ था, पायलट अनुभवी थे, सब कुछ सामान्य था। बिल्कुल। लेकिन कुछ घंटों बाद कंट्रोल टावर को उनके लीडर का एक घबराया हुआ संदेश मिला। वो कह रहा था, हमारा कंपास काम नहीं कर रहा, सब कुछ गलत लग रहा है। और उसने ये भी कहा था कि समुद्र वैसा नहीं दिख रहा जैसा दिखना चाहिए। हाँ, ये लाइन, समुद्र वैसा नहीं दिख रहा जैसा दिखना चाहिए, इसका क्या मतलब हो सकता है? पता नहीं, ये सुनने में ही बहुत अजीब लगता है। और इसके बाद उनका संपर्क टूट गया। वो 5 विमान गायब हो गए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, उनकी खोज के लिए एक मार्टिन मैरिनर बचाव विमान भेजा गया जिसमें 13 लोग थे। और वो भी गायब हो गया। वो भी गायब हो गया। एक ही दोपहर में 6 विमान, 27 लोग बिना कोई निशान छोड़े। 75 साल से ज्यादा हो गए और आज तक कुछ नहीं मिला। एक पेंच तक नहीं, बस खामोशी, वही खामोशी। सच कहूँ तो ये कहानियाँ आज भी परेशान करती हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये 27 जिंदगियां थीं जो बस हवा में खो गईं। क्या इन घटनाओं के लिए भी कोई वैज्ञानिक थ्योरी है, जैसे जोन ऑफ साइलेंस के लिए है? हाँ, एक प्रमुख थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट्स की। मीथेन गैस? जी। इस सिद्धांत के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल के समुद्री तल में मीथेन गैस बड़ी मात्रा में जमी हुई है। कभी कभी भूगर्भीय हलचल से ये गैस अचानक बहुत बड़ी मात्रा में निकलती है। तो उससे क्या होता है? उससे पानी का घनत्व मतलब डेंसिटी अचानक बहुत कम हो जाती है। अगर कोई जहाज उस वक्त ठीक ऊपर हो तो वो तुरंत डूब जाएगा, जैसे किसी ने उसके नीचे से जमीन खींच ली हो। बिल्कुल। और अगर ये गैस हवा में पहुंचे तो वो विमान के इंजन में आग लगा सकती है या ऑक्सीजन कम करके इंजन बंद कर सकती है। ये एक तार्किक व्याख्या लगती है, लेकिन क्या ये फ्लाइट 19 जैसे मामलों को समझा सकती है, जहां पायलट दिशा भ्रम की बात कर रहे थे? यही तो रहस्य है। मीथेन गैस की थ्योरी कुछ हादसों की वजह हो सकती है, पर सबकी नहीं। और यहीं पर दोनों जगहों का कनेक्शन फिर से सामने आता है। कैसे? स्रोत के अनुसार जब शोधकर्ताओं ने दोनों जगहों की तुलना की तो कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आईं। जैसे कि जोन ऑफ साइलेंस से मिले कुछ उल्का पिंडों के टुकड़े और बरमूडा ट्रायंगल के समुद्री तल से मिली चट्टानों के कुछ अंशों में रासायनिक समानता पाई गई। 1 मिनट, रेगिस्तान के पत्थर और समुद्र के नीचे के पत्थर एक जैसे? ये कैसे हो सकता है? ये बहुत अजीब है। उनका भूविज्ञान तो पूरी तरह से अलग होना चाहिए। बिल्कुल। क्या कुछ और भी मिला? हाँ, और यही सबसे हैरान करने वाली बात है। स्रोत के अनुसार उन चट्टानों में कुछ ऐसे दुर्लभ तत्व मिले जो पृथ्वी की सतह पर नहीं पाए जाते। तो फिर कहाँ मिलते हैं? उल्का पिंडों में। ओह, इससे एक नई और ज्यादा कह सकते हैं कि साहसिक थ्योरी सामने आई। क्या हजारों साल पहले कोई बहुत बड़ी खगोलीय घटना हुई थी? शायद उल्का पिंडों की कोई बौछार जिसने इन 2 खास जगहों पर पृथ्वी की चुंबकीय संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया हो। तो ये थ्योरी एक तरह से वैज्ञानिक वजहों और इन रहस्यमयी संयोगों को जोड़ने की कोशिश करती है। हाँ, लेकिन ये सब अभी भी सिद्धांतों के दायरे में है। और यहीं पर सोर्स एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। वो विज्ञान से हटकर लगभग कल्पना की दुनिया में चला जाता है। अच्छा। इसमें एक घटना का जिक्र है जहां वैज्ञानिकों का एक समूह जोन ऑफ साइलेंस में रिसर्च कर रहा था। 1 मिनट, क्या सोर्स ये बताता है कि ये दावा किसका है? क्या ये वेरीफाइड है या ये बस एक कहानी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सोर्स इसे एक चश्मदीद गवाह के हवाले से बताता है, पर इसकी कोई और पुष्टि नहीं है। तो इसे एक तथ्य की तरह नहीं बल्कि इस रहस्य से जुड़ी एक प्रतीकात्मक कहानी की तरह देखना चाहिए। ठीक है, एक कहानी की तरह। तो क्या हुआ उस कहानी में? कहानी के मुताबिक एक रात जमीन में हल्की कंपन हुई और हवा में लोहे और ओजोन की गंध फैल गई। लोहे और ओजोन की गंध? ठीक वैसी ही गंध जिसका जिक्र बरमूडा में गायब हुए कुछ पायलटों ने अपने आखिरी संदेशों में किया था। और फिर? उनके देखते ही देखते रेत से एक विशाल, चिकनी, बिना जोड़ वाली धातु की कोई चीज बाहर निकली जो सांस लेती हुई महसूस हो रही थी। सांस लेती हुई? हाँ। फिर एक आवाज सुनाई दी जो कानों से नहीं बल्कि सीधे उनके दिमाग में गूंज रही थी। उस आवाज ने कहा, हम ब्रह्मांड के मार्गों के रक्षक हैं। तुम्हारी धरती कभी इस मार्ग का हिस्सा थी,
लेकिन इंसान के विनाशकारी रास्ते की वजह से इसे छिपा दिया गया। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। कहानी आगे बताती है कि उस शक्ति ने उन वैज्ञानिकों को भविष्य का एक डरावना दृश्य दिखाया। युद्ध, जलते शहर, उबलते समुद्र। एक ऐसा भविष्य जो इंसान खुद बना रहा है। जी। फिर उन्हें एक विकल्प दिया गया, या तो इस मार्ग में प्रवेश कर अमर ज्ञान प्राप्त कर लो, या फिर धरती पर लौटकर मानवता को बचाने की एक आखिरी, शायद नाकाम कोशिश करो। एक तरफ ब्रह्मांड का सारा ज्ञान और दूसरी तरफ अपनी दुनिया को बचाने का एक छोटा सा मौका। ये तो बहुत बड़ा फैसला था। उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। कहानी के अनुसार जब उनकी आंखें खुली तो वे वापस रेगिस्तान में थे। सब कुछ सामान्य था सिवाय एक चीज के। क्या? उनके हाथ में ऊर्जा से धड़कता हुआ एक चमकदार धात्विक पत्थर था, इस बात के सबूत के तौर पे कि ये कोई सपना नहीं था। तो एक रेगिस्तान जहाँ आवाजें खो जाती हैं और एक समुद्र जहाँ रास्ते खो जाते हैं, दोनों एक ही कहानी के दो अलग अलग पन्ने लगते हैं। एक ऐसी कहानी जो विज्ञान, इतिहास और कल्पना की सीमाओं पर खड़ी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद कुछ रहस्य सुलझाने के लिए होते ही नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने के लिए होते हैं कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में अब भी कितना कम जानते हैं। स्रोत का अंत भी एक ऐसे ही विचार के साथ होता है। क्या कहता है वो? उसमें लिखा है, सच बाहर नहीं भीतर है, और ब्रह्मांड हर उस इंसान को बुलाता है जो सुनने की हिम्मत रखता है। वाह! ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये जगहें सिर्फ भौगोलिक विसंगतियां हैं जिन्हें विज्ञान आज नहीं तो कल सुलझा लेगा, या फिर ये हमारी चेतना के लिए एक तरह के दरवाजे हैं जो हमें अपनी समझ की सीमाओं से परे देखने के लिए चुनौती देते हैं? और अगर हम उस कहानी को एक पल के लिए सच मान लें और उन वैज्ञानिकों की जगह हमें वो विकल्प मिलता, असीम ज्ञान या मानवता को बचाने का एक मौका, तो हम क्या चुनते? और हमारा चुनाव हमारे बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में क्या बताता है? शायद असली रहस्य इन जगहों पर नहीं बल्कि इसी सवाल के जवाब में छिपा है।